नमस्कार, मैं हूं नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूं मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये अनोखी कहानी जिसका शीर्षक है फरियादी कहानियां। दोपहर का खाना बनाते बनाते अचानक मन में उठते विचारों ने मस्तिष्क में कहानी का मूर्त रूप धारण कर लिया और मेरे अंदर की लेखिका उसे कागज पर जन्म देने की प्रसव वेदना से छटपटाने लगी। पर गृहस्थी भी अजीब जंजाल है। बच्चों का खाना बनाते ही उनके स्कूल से आने का टाइम हो गया। उनको खिला पिलाकर फुर्सत मिली ही थी कि एक रिश्तेदार सपरिवार आ गए। उनको खाना बनाते खिलाते विदा करते रात के 11 बज गए। शरीर थक चुका था। फिर सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना था। अतः अपने अंदर की लेखिका की पुकार अनसुनी करके सो गई। सुबह बच्चों को स्कूल और पतिदेव को यूनिवर्सिटी भेजने के बाद मूड बनाती हूँ कि तभी मेहरी की लड़की आकर कहती है, आज अम्मा काम पर नहीं आएंगी। काम समेटते समेटते दिन के 12 बज गए हैं। अब बच्चों को और पतिदेव के लौटने में 2-3 घंटे की देरी है। खाना 1 घंटे में बन जाएगा। चलें अब लेखिका जी की पुकार सुन लें। मैं रजिस्टर और कलम लेकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे में चिंतन की मुद्रा में बैठ जाती हूँ। पर शिशु कहानी रूठ गई है। वह जन्म लेने से इनकार कर देती है। इतनी प्रतीक्षा उसको असह्य हो गई है। मैं उसे मनाती हूँ पर वह रूठी रहती है। मैं झुंझला जाती हूँ। जब तुम मेरी विवशता नहीं समझ पा रही हो तो रूठी रहो। और कलम बंद करके सोफे पर अधलेटी सी पसर जाती हूँ। तभी कॉल बेल बजती है और दरवाजा खोलने पर भिन्न भिन्न उम्र की नितांत अपरिचित महिलाएं कमरे में आ जाती हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, कहिए आपको किससे मिलना है। मेरे प्रश्न के उत्तर में वे चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखती हैं। फिर एक युवती साहस करके पूछती है, आप मीरा सिन्हा है ना। मेरे हाँ कहने पर सब फिर एक बार चुप हो जाती हैं। फिर प्रौढ़ा सी दिखने वाली महिला साहस करके पूछती है, आपने हम लोगों को पहचाना नहीं। मैं नहीं में सिर हिला देती हूँ। इस पर कटे केश वाली युवती उत्तेजित हो जाती है और कहती है, देखा, मैं कह रही थी ना कि यह हम लोगों को नहीं पहचानेगी। सीधे कोर्ट में जाकर मानहानि का मुकदमा दायर करो। वहीं इसको पता चलेगा कि किसी का जीवन बिगाड़ने का क्या फल होता है। मैं उसकी बात सुनकर चकरा जाती हूँ और उसे समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। आप लोग शायद किसी और मीरा सिन्हा को खोज रही हैं। नहीं, हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं है। हम सब आपकी कहानियां हैं और अपनी फरियाद लेकर आए हैं। उनमें से एक युवती कहती है, फरियाद? कैसी फरियाद? मुझे सब कुछ नाटक सा प्रतीत होता है कि कैसे कागजों से उठकर इन सब ने सजीव रूप धारण कर लिया। मेरे प्रश्न के उत्तर में एक चश्मा पहने युवती जो उन सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, बोलना शुरू करती है। आजकल की महिला लेखिकाएं नारी की पीड़ा, संत्रास और व्यथा के बारे में लिखती हैं, जिसका माध्यम हम बनती हैं। और हमारा इस प्रकार का निर्माण करके वे जीवन भर हमें पीड़ा, संत्रास से जूझने के लिए छोड़ देती हैं। यहाँ तक कि हम लोगों का रूप भी ऐसा नहीं रहता कि अपना प्रतिबिंब ही दर्पण में देखकर खुश हो ले। पहले के लेखकों को देखिए, क्या नक्शिक का वर्णन करते हैं। सुना है कि आप संस्कृत की छात्रा थी, मगर आपकी तो किसी कहानी में संस्कृत के लेखकों की कोई छवि नहीं आती। आती क्यों नहीं? मेरा नाम तो शकुंतला रख दिया। चलो, नाम शकुंतला रखा था तो शक्ल सूरत और पोशाक भी कालिदास की शकुंतला की तरह रखते, क्या ग्लैमरस लगता। मगर नहीं, नाम रख दिया शकुंतला, शक्ल सूरत बना दी साधारण और पोशाक पहना दी मॉडर्न। अरे भैया, हम इन लोगों के हाथ की कठपुतली है ना। केश कटे बालों वाली युवती पुनः उत्तेजित हो जाती है। लेखिका होने का यह परिणाम होगा, यह तो मैंने कभी सपने में भी न सोचा था। खैर, मैंने उन सबको अंदर बुलाकर सोफे पर बिठाया और कहना शुरू किया, देखिए, समाज में फैली पीड़ा, व्यथा और सत्रास में ही आपका जन्म हुआ। चारों ओर की घटित घटनाएं और मन की उलझन गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व निर्माण में अपना प्रभाव डालती हैं। तो फिर आप सब मन के शिशुओं में कैसे संभव था कि उन सब का प्रभाव न पड़ता। देखिए, मैं उनमें से एक युवती को संबोधित करते हुए कहती हूँ, तुम्हारा जन्म जानती हो कब हुआ? जब गैस और मिट्टी का तेल दोनों नहीं मिल रहा था और ब्लैक से गैस लेने के चक्कर में मैं पुलिस की नजरों में आ गई। उस समय ईश्वर मेरे सहायक हुए और एसपी का लड़का, जो शायद इनका छात्र था और मुझे पहचानता था, उधर से गुजरा और मेरे पास आ गया, जिसके कारण पुलिस ने कोई पूछताछ न की और मैं सकुशल घर आ गई। अब बोलो, ऐसे में तुम्हारा रूप इससे अलग हो सकता था क्या? फिर मैंने अधेड़ महिला को संबोधित करते हुए कहा, हमारे पड़ोस में दहेज की लालच में बहू को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। उस जली हुई बहू को देखने के बाद तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे गाल पर केवल जलने के निशान हैं। बोलो, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया? और तुम्हें जानती हो मैंने किसमें पाया? मेरी परिचित एक बालिका थी, गायन प्रतिभा की धनी, अनेकानेक पुरस्कारों की विजेता। लगता था वह अपने गायन से संसार को चकाचौंध कर देगी।
पर जब वह युवती बनी तो उसे पता चला कि संसार को चकाचौंध करने वाली ऊंचाइयों को छूने के लिए उसे अपने चरित्र की बलि चढ़ानी पड़ेगी, जो वह ना कर सकी और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। हाँ, आपको मुझ पर कुछ ज्यादा ही आक्रोश है, मैंने चश्मे वाली युवती को संबोधित करते हुए कहा। तो सुनिए, एक बार ट्रेन में मुझे एक युवती मिली जिसका पति किसी स्टेशन पर पानी लेने उतरा, फिर चढ़ न सका। बाद में उस युवती की आत्महत्या की खबर के साथ फोटो अखबार में देखने को मिली, क्योंकि वह बिन ब्याही मां बनने वाली थी। मुझे लगा उस शकुंतला का दुष्यंत उस दिन जानबूझकर ट्रेन में नहीं चढ़ा था। ऐसे ही आप सबका जन्म किसी न किसी घटना के फलस्वरूप हुआ। अब आप ही बताइए कि क्या मैंने आप लोगों के साथ कोई अन्याय किया है? अब आपको पूर्ववर्ती लेखकों के बारे में प्रश्न परेशान कर रहा है कि वह सब ऐसा वर्णन क्यों नहीं करते थे? क्या उस समय का समाज पीड़ा व्यथा आदि से मुक्त था? तो ऐसा नहीं था। तब तो यह सब समाज में अत्यधिक था, पर नारी के पास ना तो उसे समझने की शक्ति थी और ना ही लेखकों के पास उसे देखने की आंखें, क्योंकि इस संस्कृत के लेखक या तो राज्याश्रय में पले थे अथवा जंगलों में, और दोनों ही अवस्था में जीवन के सुख दुख से दूर और बिना अनुभूति के तो लेखन होता ही नहीं। आप सभी तो समाज के दर्पण हैं। जाइए, समाज को उसका चेहरा दिखाइए ताकि वे अपने बदनुमा दागों को नष्ट करने का उपाय ढूंढ सके। इसके बाद मैंने उन सभी की ओर नजर उठाकर देखा तो सभी की आंखें अश्रुपूरित थीं और केश कटे वाली युवती जार जार रो रही थी। रोते रोते बोली, हम सभी को माफ कर दीजिए। अब हम लोगों को आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम चलते हैं। इसके बाद वे सब नमस्कार कर उठ खड़ी हुई। मैं उन सबको विदा करके पुनः सोफे पर आकर बैठ गई। थैंक गॉड, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची। फिर कॉल बेल बजी। लगता है उन लोगों के दिमाग में कुछ घुसा नहीं। मैंने क्रोध में भरकर दरवाजा खोला। जाइए जाइए, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। अब आप लोग मुझसे कोर्ट में ही मिलिएगा। पर यह क्या? मेरे पतिदेव मुझे झिझोड़ कर कहते हैं, किससे कोर्ट में मिलना है? सपना देख रही थी क्या? उनके इतना कहने पर मैं मस्तिष्क पर जोर देकर अपनी चारों ओर की स्थिति का जायजा लेती हूँ तो देखती हूँ मेज पर कलम रखा हुआ है और रजिस्टर के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। धीरे धीरे स्मृति पटल पर चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। हाँ, शायद मैं सो गई थी, मैं सकुचाकर कहती हूँ। वे मुस्कुराकर पूछते हैं, कौन आया था सपने में? अब मुझे भी हंसी आ जाती है। मैं कहती हूँ, कहानियां अपनी फरियाद लेकर आई थी। वे ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। तुम तो कहती हो कि प्रोफेसर लोग सनकी होते हैं, पर तुम जैसी लेखिकाएं तो उनसे भी ज्यादा सनकी होती हैं। अब कहानियां अपनी फरियाद लेकर तुम्हारे पास आने लगी हैं। और हम दोनों के सम्मिलित ठहाकों से कमरा गूंज उठा। तो ये थी मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित एक बेहद शानदार कहानी, फरियादी कहानियां। धन्यवाद।